गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने सभी करंट अफेयर्स जो हमने अप्रैल फर्स्ट वीक में कराए हैं उन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूँ कि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर आपको नहीं शो हो रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने लिंक दिया है वीडियो के कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको उस साइट पर जाना है, वहाँ से हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और जो भी सर्विसेज आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलती आ रही हैं वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। पूरी तरह से सेफ है ये वेबसाइट, कोई ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, उसको हम दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर जब तक वो रिस्टोर नहीं होता तब तक आप इस लिंक के जरिए हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। पूरी तरह से सेफ़ है। ठीक है, और जो भी एस्पिरेंट्स हमारा करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान चाहते हैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स जो भी डाउनलोड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स या फिर क्विजेज वगैरह अटैम्प्ट करते हैं वो कर सकते हैं। बस इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। Who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface? Microsoft ने Windows और Surface दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पवन दावुलुरी। आपको जानना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी जो कि ग्रेजुएट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से, इन्हें नया हेड नियुक्त किया है विंडोज़ का और सर्फेस का, और इस पोजीशन पर ये सक्सीड कर रहे हैं मिखाइल पाराखिन को। आपको जानना चाहिए अब मिस्टर दावुलुरी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जहां पर इंडियंस जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हेड कर रहे हैं। आप जानते हैं सुंदर पिचाई सीईओ हैं अल्फ़ाबेट एंड गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट को जो है हेड कर रहे हैं सत्या नडेला, और आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा हैं, निकेश अरोड़ा पालो एल्टो नेटवर्क्स के सीईओ हैं, यूट्यूब के नील मोहन हैं, और शांतनु नारायण एडोबी के हैं। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of Maharashtra? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नीधु सक्सेना। आपको जानना चाहिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नीधु सक्सेना जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है 3 साल के लिए। नीधु सक्सेना आईएएस राजीव को रिप्लेस करेंगे इस पोस्ट पर, क्योंकि एएस राजीव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में जो है विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में है, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। Who has been appointed as the special representative of the Secretary General for Disaster Risk Reduction at the United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कमल किशोर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने कमल किशोर को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है नियुक्त किया है। आपको बता दें, किशोर करंटली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है भारत में, इसके हेड हैं। किशोर सक्सीड कर रहे हैं मैमी मिजुतोरी जो कि जापान से हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेटेड बाय कच्छ कॉपर लोकेटेड? कच्छ कॉपर द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंद्रा। देखिए, जो गौतम अडानी का जो कॉन्ग्लोमेरेट है अडानी ग्रुप, इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये मुंद्रा गुजरात में है और ये जो प्लांट है इसको ऑपरेट किया जा रहा है कच्छ कॉपर के द्वारा, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। इसी के साथ भारत जो है चाइना और अदर नेशंस को भी ज्वाइन कर ले रहा है, जो कि काफ़ी रैपिडली तरीके से कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोवोल्टिक्स, विंड एंड बैटरीज, ठीक है, इन सब में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इंडियन सब्सिडरी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में लॉन्च की गई इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की भारतीय सहायक कंपनी का क्या नाम है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। देखिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि इसराइल की मेजर एरोस्पेस एंड एविएशन मैन्युफैक्चर है, इन्होंने अपनी इंडियन सब्सिडरी लॉन्च की है न्यू दिल्ली में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ पार्टनरशिप में, और इसका नाम है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। ठीक है, एंड इट विल डेवलप एंड सपोर्ट एडवांस सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। How many insurance companies were identified as domestic systemically important insurers by IRDI? IRDI द्वारा कितनी बीमा कंपनियों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 3। आपको जाना चाहिए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो है बनी हुई हैं, ऐसा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है, IRDI ने कहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर होता है, यानी कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है कि ये जो है इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकती। मतलब काफ़ी जो है मजबूत इनका स्ट्रक्चर है, चाहे साइज़ देख ले आप, या फिर मार्केट इम्पोर्टेंस देख ले, या फिर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस देख ले। LIC लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है भारत में, न्यू इंडिया लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और GIC ये इकलौती इंडियन री इंश्योरर है भारत में। What is the revised GDP growth forecast for India for fiscal 24-25 by Morgan Stanley? मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 6.8%। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिकवरी में इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल 24-25 के लिए 6.8% कर दिया है। ठीक है, 6.5 से बढ़ाकर। और करंट फिजिकल के लिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो GDP ग्रोथ है ये 7.9% रहेगी, है ना। गवर्नमेंट ने तो 7.6 का है और RBI ने जो है लगभग 8% बताया हुआ है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच पॉइंट नेमो, द रिमोटेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ? हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन ए है क्रिस ब्राउन। देखिए ब्रिटिश एक्सप्लोरर क्रिस ब्राउन, इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जो पॉइंट नेमो तक पहुंचे हैं। पॉइंट नेमो क्या है? ये रिमोटेस्ट लोकेशन है अर्थ पर, यानी कि सबसे दूर की लोकेशन है ये अर्थ पर, है ना। मतलब जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और आपको बता दें साउथ पैसिफिक ओशियन में ये सिचुएटेड है, और हमारे प्लेनेट पर जो भी किसी भी साइड से आप देख लें लैंड मास से, ठीक है, ये सबसे फार्देस्ट पॉइंट है। और अगर हम इसके नियरेस्ट लैंड की बात करें, वो पिटकैर्न आइलैंड है, वो भी 2688 किलोमीटर दूर है। और जबकि अगर हम नियरेस्ट ह्यूमंस की बात करें तो वो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 408 किलोमीटर अबव। इन अ लेटेस्ट स्टडी बाय फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, हाउ मेनी मील्स अ डे वर वेस्टेड ग्लोबली इन 2022? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के एक नवीनतम अध्ययन में 2022 में वैश्विक स्तर पर एक दिन में कितना भोजन बर्बाद किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 1 बिलियन। देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ये हाल ही में रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के द्वारा, जो कि UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो ग्लोबल और नेशनल लेवल पर जो फूड जनरेशन है, ठीक है, और कितना पार्ट उसका वेस्ट हुआ है, चाहे वो रिटेल हो या फिर कंज्यूमर लेवल पर हो, उसको यहाँ पर आंका गया है। पहली बार ये 2011 में रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। और आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 में भी कहा गया है कि 2030 तक हमें जो फूड वेस्ट है उसको हाफ करना है। इसमें बताया गया है ग्लोबली 1.05 बिलियन टन्स जो है फूड वेस्ट जनरेट किया गया 2022 में। सबसे ज़्यादा हुआ है हाउस होल्ड्स में 60%, और फिर फूड सर्विसेज में 28%, फिर रिटेल में 12%। एवरेज पर कैपिटा फूड वेस्ट 132 किलोग्राम्स रहा है 2022 में। और इकोनॉमी पर अगर हम बात करें, इकोनॉमिक लॉस जो हुआ है वो $1 ट्रिलियन का हुआ है। फूड लॉस एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अकाउंटिंग फॉर 8 to 10% ऑफ एनुअल ग्लोबल एमिशन। तो एनुअल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें 8 to 10% ये जो फूड लॉस हो रहा है इसका कंट्रीब्यूशन है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ पैक्ट विद TD बैंक ग्रुप टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा? फ्रांसिस स्कॉट की
माफ़ कीजिएगा, इसकी हिंदी रूपांतरण जो है नहीं हो पाया अभी, है ना, मैं PDF में कर दूंगा। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने TD बैंक ग्रुप के साथ एक पैक्ट साइन किया है जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। तो सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। ये पिछली PPT का ही हिंदी जो है क्वेश्चन रह गया, कोई नहीं, खैर देखते हैं। तो HDFC बैंक और TD बैंक ग्रुप, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ताकि जो कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनकी स्टडी में सपोर्ट किया जा सके। HDFC बैंक will refer students planning to study in Canada to TD International Student GIC program, which enables students to comply with the government of Canada's Student Direct Stream Study Permit pathway। तो जो भी प्लानिंग है किस तरह से कनाडा में जो है एडमिशन लेना है, जो भी सब चीज़ें हैं, ठीक है, कोई परमिट वगैरह, तो वो सब HDFC बैंक जो है TD बैंक ग्रुप को सेंड करेगा। What is the name of the Indian Coast Guard ship that arrived at Manila Bay, Philippines? फिलीपींस के मनीला खाड़ी में पहुंचे भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, समुद्र पहरेदार। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र पहरेदार जो कि एक स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये मनीला बे फिलीपींस में पहुंचा है। और आपको बता दें एशियन कंट्रीज़ में जो है इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई। और इस डिप्लॉयमेंट के तहत ये जो शिप है ये मनीला फिलीपींस में जो है जाएगा, हो ची मिन वियतनाम जाएगा और मुआरा ब्रुनई जाएगा। Who are the two players appointed as co-chairs of the International Hockey Federation's new FIH Athletes Committee? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त दो खिलाड़ी कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। देखिए, इंडियन टीम्स स्टार गोलकीपर PR श्रीजेश और डिफेंडर कैमिला कैरम जो कि चिले से हैं, ठीक है, ये दो प्लेयर्स हैं जिन्हें को चेयर बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो नई FIH एथलीट्स कमेटी है इसका। द FIH एथलीट्स कमेटी सर्व्स एज अ कंसल्टेटिव बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशंस टू द FIH एग्जीक्यूटिव बोर्ड, FIH कमिटीज, एडवाइजरी पैनल्स एंड अदर बॉडीज। हाउ मेनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स will there be in India following the approval received by Galaxy Health and Allied Insurance Company? Galaxy Health and Allied इंश्योरेंस कंपनी को मंजूरी मिलने के बाद भारत में कितने स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा करता होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 7। देखिए, गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है भारत में चालू कर सकते हैं। इसी अप्रूवल के बाद जो नंबर ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है इंडिया में, ये अब जो है 6 से बढ़कर 7 हो जाएंगे। ये आपको बता दें सेकंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है जिसे IRDAI से अप्रूवल मिला है 2024 में। इससे पहले नारायण हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी ये अप्रूवल प्राप्त हो चुका है जनवरी 2024 में। Which company has signed an MOU with Hindustan Petroleum Corporation Limited for establishing public charging stations across India? किस कंपनी ने पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। देखिए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसने MOU साइन किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि देश भर में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश किए जा सकें। The collaboration will leverage FPCL's widespread fuel station network and TPEM's insight from over 1.2 lakh Tata EVs on Indian roads to set up chargers at locations frequently visited by Tata EV owners. Additionally, HPCL will gather insights on charger uses to improve the customer experience. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर। साथ ही आपको जानना चाहिए विप्रो GE हेल्थ केयर, ये भारत में अगले 5 साल में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। Who won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship 2024 in पंचकुला? पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन ए है नाहिद दिवेचा। देखिए, महाराष्ट्र के नाहिद दिवेचा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जो कि पंचकुला में हुई है। और एक तो इन्होंने विमेंस 50 सिंगल टाइटल जीता है,
इसके साथ ही नही दिविचा और किरण मोखेद ने मिक्स डबल्स 50 टाइटल भी जीता है। What specific provision of the Constitution was cited by the Allahabad High Court to declare the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 unconstitutional? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस विशिष्ट प्रावधान का हवाला दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आर्टिकल 14। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, असंवैधानिक बता दिया है। कहा है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है उसको वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान में, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको भी जो है वायलेट करता है। साथ ही ये भी बताया है, ये जो जिसने फैसला दिया है, ये बेंच में जो है जस्टिस विवेक चौधरी रहे, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि एक ऐसी स्कीम भी फ्रेम कीजिए ताकि जो बच्चे इन मदरसे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके। Which two states have seen the highest percentage increase in मनरेगा wage rates for fiscal 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किन दो राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन है गोवा एंड कर्नाटक। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 से 10% तक का इंक्रीज़ किया है जो मनरेगा वर्कर्स का जो वेज रेट्स हैं उनमें 2024-25 के लिए। और ये जो नए वेज रेट्स हैं ये 1 अप्रैल 2024 से जो है इफेक्टिव हो गए हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मनरेगा स्कीम को एडमिनिस्टर करती है। अच्छा, गोवा में जो इंक्रीज़ देखने के मिला है वो 10.56% का, कर्नाटक में 10.4% का। तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज़ यहाँ पर देखने के मिला है मनरेगा वर्कर्स में। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है लोवेस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला, केवल 3% का। एवरेज मनरेगा वेज इंक्रीज़ अगर हम बात करें तो 28 रुपये पर डे, और एवरेज वेज 2024-25 के लिए 289 रुपये अब जो है हो जाएगा, पहले 261 रुपये था। फिलहाल अगर हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा वेजेस स्कीम, तो ये किस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं? CPI-AL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से जो है ये तय किए जाते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हरियाणा में होने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम वेज रहेगा 374 रुपये पर डे, और लोवेस्ट रहेगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपये पर डे केवल। आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024-25 में का जो यूनियन बजट है इसमें 86,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए अलॉट किए हैं। Which currency ranked as the most stable against the US dollar in Asia during the financial year 2023-2024? वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एशिया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सी मुद्रा सबसे स्थिर रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हांगकांग डॉलर। पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए, अगर हम US डॉलर से कंपेयर करें तो रूपी जो है थर्ड मोस्ट स्टेबल एशियन करेंसी रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। पहले नंबर पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हांगकांग डॉलर रहा, दूसरे नंबर पर सिंगापुर डॉलर रहा है। आपको जानना चाहिए कि भारत में 2023-24 में जो है काफ़ी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्फ्लोज देखने के लिए मिला है, यानी काफ़ी फॉरेन पैसा भारत में आया है जिसे आप FDI भी कहते हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लो 3.23 ट्रिलियन का रहा है फाइनेंशियल 24 में, ठीक है, जबकि आउटफ्लो जो यहाँ से पैसा बाहर गया है वो 45,365 करोड़ रुपए का रहा है। विच बैंक लीड्स इन क्रेडिट कार्ड इशुएंसेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI डेटा? नवीनतम RBI आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने में कौन सा बैंक अग्रणी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो भारत में बैंक्स द्वारा इशू किए गए फरवरी 2024 तक, ये 100 मिलियन का जो आंकड़ा है इसको पार कर चुके हैं, ठीक है। और फरवरी में ही 1.1 बिलियन कार्ड जो है नए ऐड किए गए। फरवरी तक जो अगर हम टोटल क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो एग्जैक्ट फिगर 100.60 मिलियन रहा है। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में रिलीज़ किए गए डेटा में शो किया गया। अगर हम बैंक्स की बात करें, सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किस बैंक ने किए हैं तो वो है HDFC बैंक,
40 मिलियन। उसके बाद फिर SBI कार्ड आता है 18.75 मिलियन कार्ड्स, ICICI बैंक 16.84 मिलियन कार्ड्स और एक्सिस बैंक 13.90 मिलियन कार्ड्स। When is the वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 2। देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। आप सभी को जानना चाहिए जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये एक ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है किस तरह से सोचता है, ठीक है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है सोसाइटी के साथ, ठीक है, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वेयर वॉज सेमिनार मेघायान 24 कंडक्टेड? सेमिनार मेघायान 24 का आयोजित किया गया, सही आंसर ऑप्शन ए है कोची। आपको जानना चाहिए हाल ही में METOC यानी कि मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार, जिसका नाम मेघायान 24 है, इसे स्कूल ऑफ नवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी और इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर द्वारा कंडक्ट किया गया सदर नवल कमांड कोची में। ये सेमिनार का थीम रहा एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको जानना चाहिए इसी मौके पर एक इंडिजिनियस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम इंद्र है, ये भी लॉन्च की गई। इंद्र का मतलब है इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। तो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है। BISAG यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और डायरेक्टरेट ऑफ नवल ओशियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इंडियन नेवी के द्वारा। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट? किस शहर ने प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, सही आंसर ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। देखिए ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, इसने फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 को जो है होस्ट किया है और डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भारत में, इन्होंने यहाँ पर जो है भारत को रिप्रेजेंट किया है। एक और समिट देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने एक वर्चुअल समिट को होस्ट किया है जिसका नाम रहा ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के साथ इन्होंने इस समिट को होस्ट किया है। और आपको बताएं 2023 जो है अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है। Which organizations have signed an MOU to establish a Center of Excellence for Research and Development in the Energy Domain? ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किन संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है NPTI एंड PTC इंडिया लिमिटेड। देखिए नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI और PTC इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एनर्जी डोमेन इसको इस्टेब्लिश करेंगे। अंडर द MOU, NPTI and PTC India Limited will collaborate to undertake research, development and knowledge sharing through the Center of Excellence. Which field was Daniel Kahneman, who passed away recently, known for? डेनियल कैनमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। आपको जानना चाहिए डेनियल कैनमैन जो कि इजरायली अमेरिकन ऑथर रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे और हेडोनिज्म में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। हेडोनिज्म मतलब होता है कि लाइफ में जो प्लेजर है वो सबसे जो है महत्वपूर्ण है, प्लेजर। और आपको बता दें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अपने कार्य के लिए भी जाने जाते थे जिसके लिए इन्हें 2002 में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस दिया गया। ये प्राइज इन्होंने वर्नन एल स्मिथ के साथ शेयर किया। इनका हाल ही में निधन हो गया 90 की एज में। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। अमेरिकन एक्टर लुइस गोसेट जूनियर जो कि फर्स्ट ब्लैक मैन रहे जिन्होंने एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 87 की एज में। सईद अहमद जो कि फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन रहे, इनका भी हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया है। राइटर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कर्नाटका साहित्य अकेडमी प्रोफेसर गुरुलिंगा कप्स, इनका भी 96 की एज में हाल ही में निधन हो गया। विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर डिड वारबर्ग पिंकस सेल इट्स एंटायर 2.25% स्टेक इन? वारबर्ग पिंकस ने किस निजी क्षेत्र के
बैंक में, किस निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी पूरी 2.25% हिस्सेदारी बेच दी? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए प्राइवेट इक्विटी मेजर वारबर्ग पिंकस, इसने पूरी जो है 2.25% स्टेक जो इसके IDFC फर्स्ट बैंक में थे वो इसने बेच दिया 1195 करोड़ रुपए में। और कुछ इस तरह की करंट अफेयर्स देखते हैं। जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने 26% स्टेक हासिल किए हैं मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में, जो कि गौतम अडानी का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को भी ये यूज़ करेंगे। तो ऐसा पहली बार है जब इन दोनों बिलियनियर्स के द्वारा कोई कोलैबोरेशन किया गया है। तो रिलायंस यहाँ पर 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स पिक करेगा महान एनर्जियन लिमिटेड में, जो कि होली ओन सब्सिडरी है अडानी पावर लिमिटेड की। SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 3% स्टेक हासिल किया है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। और 3% या फिर आप कह सकते हैं 2.99%, एक ही बात हो गई है ना। तो 2.07 मिलियन शेयर्स या फिर 20.73 लाख शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। Which of the following has become the first Indian company to achieve the Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard V3 certification? निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है बाल्को। देखिए छत्तीसगढ़ बेस्ड भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को, जो कि यूनिट है वेदांता एल्यूमिनियम की, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है जिन्हें एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। किस लिए? जो इनका प्लांट है कोरबा में, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 डिफाइंस 11 प्रिंसिपल्स एंड 62 क्राइटेरिया अंडर 3 सस्टेनेबिलिटी पिलर्स environment, social and governance, with the aim to address sustainability areas in the aluminum value chain such as biodiversity, indigenous people's rights, circularity and greenhouse gas emissions. Who is the 41st national president of FICCI Ladies Organization? FICCI Ladies Organization की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है जोयश्री दास वर्मा। देखिए जोयश्री दास वर्मा ये 41st नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और आपको बता दें इन्हें इजराइल द्वारा ऑनरेरी काउंसिल फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATM में? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATM में के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अर्नब बैनर्जी। देखिए अर्नब बैनर्जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं सीएट लिमिटेड की, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। आपको बता दें जो ये ATM में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। और ये नेशनल इंडस्ट्री बॉडी है जो टायर सेक्टर है इसके लिए। When was the postal life insurance scheme introduced in India? भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 फरवरी 1884 को। देखिए इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोनस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत, ठीक है, इसे जो है रिवाइज किया है फिजिकल 2024-25 के लिए, है ना। तो बोनस क्या है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। केवल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है ये ओल्डेस्ट है हमारी कंट्री में, और 1 फरवरी 1884 को इसे लॉन्च किया गया था जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए। बाद में फिर इसे जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया 1888 में। इसी तरह रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये 24 मार्च 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल पीपल के लिए। हु वॉन विमेन सिंगल्स टाइटल एट द ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट? ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है अनुपमा उपाध्याय। देखिए अनुपमा उपाध्याय और जो मेंस डबल्स प्लेयर हैं अर्जुन और ध्रुव कपिला, ये चैंपियन बने हैं ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि वॉर्सो पोलैंड में खेला गया। विक्टर ओर्डिंग कॉफमैन जो डेनमार्क के हैं, इन्होंने सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है, मेंस सिंगल्स टाइटल, और अनुपमा उपाध्याय ने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है। Which organization has signed the pact with the Satcom Industry Association India to strengthen partnership in the space sector?
अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी के लिए किस संगठन ने सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है यूएस स्पेस एंटरप्राइज काउंसिल। देखिए, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया और यूएस स्पेस एंटरप्राइजेस काउंसिल, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये स्पेस सेक्टर में कार्य करेंगे मिलकर। ठीक है, तो इससे यूएस इंडिया की जो संबंध है स्पेस सेक्टर संबंधित वो भी ग्रो होंगे। साथ ही आपको बता दें, ये मैसेज आया है ऋचा यादव जी का, और इनका सिलेक्शन हो गया है आईबीपीएस क्लर्क में यूको बैंक के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं इनका बहुत बहुत बधाई है। इसी तरह से एक और है मिस्टर करण जाधव, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, एक चीज़ आपने देखी होगी, करंट अफेयर्स हमारे से ही इन्होंने पढ़े हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं रहना है, दो विचारों में नहीं रहना है कि यार क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह है आप। अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा और आप भी इस तरह के मैसेज हमें करेंगे। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड टीम इंडिया विन एट द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में टीम इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 5। देखिए, टीम इंडिया ने जो है अपना कैंपेन एंड कर दिया है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कि बुधवा मोंटेनेग्रो में हुआ है। यहाँ पर 26 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और भारत इसमें रनर अप रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें, चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थवी गरेवाल और पलसवाल आकांक्षा, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। Who has been awarded Times Power Icon 2024 अवार्ड? टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है विजय जैन। देखिए, जो विजय जैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टार स्टेट के, इन्हें टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया है। ये सेरेमनी नोएडा में हुई है, टाइम्स ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं। विनीत जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइम्स ग्रुप के, इन्हें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। साथ ही राइटर एंड न्यूज ब्रॉडकास्टर रविंद्र रवि, इन्हें कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी 2024 अवार्ड दिया गया है। What is the name of the WHO's new global network of laboratories to monitor emerging coronaviruses? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं के एक नए वैश्विक नेटवर्क का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है कोविनेट। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया है लेबोरेटरीज का, जिसके तहत जो नोवेल कोरोना वायरसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम में इमर्ज हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो पूरा नेटवर्क बनाया गया है लेबोरेटरीज का, इसका नाम रखा गया है कोविनेट। और आपको बता दें, कोविनेट में 36 लेबोरेटरीज फ्रॉम 21 कंट्रीज शामिल हैं। 3 इंडियन लेबोरेटरीज भी हैं इसमें शामिल। एक तो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, और तीसरा है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। आपको बता दें, WHO ने एक नाम दिया गया है डिजीज़ एक्स। डिजीज़ एक्स मतलब ऐसी कोई डिजीज़ जो आने वाले टाइम में जो है सामने आ सकती है कोविड-19 की तरह। ठीक है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस जो है आया था, है ना, कोविड-19, ये फर्स्ट डिजीज़ एक्स थी, और दोबारा भी हो सकता है इस तरह की डिजीज़ आने वाले समय में, ऐसा WHO टाइम पर जो है वार्न करता रहता है। Who was the chief guest at the commemorative event organized by the Reserve Bank of India on 1 अप्रैल 2024? पूछ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित स्मारक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी, इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य जो कामकाज है वो शुरू किया था। तो इस बार 1 अप्रैल 2024 को इसका इस्टेब्लिशमेंट की 19th जो है एनिवर्सरी मनाई गई है, और इसके लिए इसने एक कॉमेमोरेटिव इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट रहे हैं। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने 90 रुपीज़ का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो पूरा इवेंट था इसका नाम रखा गया था RBI एट 90। हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेते were named Players of the Year for 2023.
दे प्ले विच स्पोर्ट। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटी को 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वे किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हॉकी। आपको जानना चाहिए कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेटी ये प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023 नामित किए गए हैं मेन एंड वुमेन कैटेगरी में रेस्पेक्टिवली, यानी कि हार्दिक सिंह मेन कैटेगरी में और सलीमा वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो हाल ही में जो 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स संपन्न हुए उनमें इन दोनों के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें जो हार्दिक हैं इनको बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी दी गई है और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया। मेन विनर्स देख लेते हैं इस इवेंट में कौन कौन रहे। 5 लाख रुपए जिन्हें मिले वो PR सीरीज रहे। गोलकीपर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर, हार्दिक सिंह मिडफील्डर ऑफ द ईयर और अभिषेक फॉरवर्ड ऑफ द ईयर। दीपिका सोरेंग ये विमेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर। अराइजीत सिंह हुंडल ये मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, 10 लाख रुपए इन्हें मिले। सलीमा तेते प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन, हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर मैन, 25 लाख रुपए इन्हें मिले। और अशोक कुमार मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है, 30 लाख रुपए इन्हें दिए गए। The पानी मेटिका क्राफ्ट हैज बीन गिवन द GI टैग, दिस इज फ्रॉम विच स्टेट। पानी मेटिका शिल्प को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से है? सही आंसर ऑप्शन ए आसाम है। आपको जानना चाहिए कि लगभग 60 प्रोडक्ट्स पूरे भारत भर से जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन्हें हाल ही में दिया गया है। और 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो आसाम से आते हैं इनके नाम देखते हैं। आशारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटिका क्राफ्ट जो कि हमारे क्वेश्चन से संबंधित है, सारथेबरी मेटल क्राफ्ट, जापी जो कि एक तरह की हेड गियर होता है, टोपी टाइप आप कह सकते हैं आसाम में, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स और बिहू ढोल इन्हें भी GI टैग दिया गया है। 13 और प्रोडक्ट्स अगर हम देखें आसाम से जिन्हें दिया गया है इनमें बोडो डोकोना, ठीक है, और बोडो एरी सिल्क जिसे फैब्रिक ऑफ पीस या अहिंसा नॉन वायलेंस कहा जाता है, ये भी दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन एक एग्जाम में। और बोडो जोमगरा जो कि एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है, बोडो गमशा और बोडो थोरका, बोडो शिफोंग, इन सबको GI टैग दिया गया। वहीं फेमस बनारस ठंडाई इसको भी GI टैग दिया गया है, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा, इन्हें भी GI टैग मिला हुआ है। त्रिपुरा रीजन से 2 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, एक है पचरा रेगनई जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्पेशल ओकेजन पर पहनी जाती है, और दूसरा है मताबरी पेड़ा। वहीं मेघालय गैरो की जो टेक्सटाइल वीविंग है, ठीक है, इसे भी GI टैग दिया गया है। वहीं मेघालय लायनाई पोट्री और मेघालय चुबित्सी इसे भी GI टैग दिया गया है। आप सभी जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI ये प्रोडक्ट्स को दिया गया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से संबंधित होते हैं, ठीक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वहीं पर जो है पाई जाती है, वही इसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। अब तक लगभग 635 प्रोडक्ट्स भारत में GI टैग प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहला GI टैग जिसे दिया गया था दार्जिलिंग टी था, ये याद रखिएगा। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टिंग एक्सकेवेशंस टू अनकवर इंडिया पोटेंशियली ओल्डेस्ट टेम्पल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर को खोजने के लिए कहाँ खुदाई शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है नाशने विलेज पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश यहाँ पर खुदाई कर रहा है और इनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है वो यहीं पर है, ठीक है, उसको अनकवर करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये जानना चाहिए मध्य प्रदेश में कई सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं जिनमें से एक सांची 17 भी है, गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है 5th सेंचुरी का, और ये अब तक जो है टिल डेट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कंप्लीट टेम्पल है भारत में। व्हाट वाज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू फॉर मार्च 2024? मार्च 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर GST राजस्व कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.78 लाख करोड़ रुपीस। देखिए ग्रोस गुड एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू मार्च 2024 के लिए ये सेकंड हाईएस्ट रहा है अब तक का और इसकी वैल्यू रही 1.78 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 11.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो फिजिकल 2023-24 रहा, ठीक है, इसमें जो टोटल ग्रोस GST कलेक्शन रहा ये 20.18 लाख करोड़ रुपीस का रहा है, ठीक है, और 11.7% इंक्रीज देखने के मिला है अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें। अगर हम एवरेज मंथली कलेक्शन देखें GST का तो 1.68 लाख करोड़ रुपीस रहा है।
जीएसटी रेवेन्यू नेट ऑफ रिफंड्स मार्च 2024 तक करंट फिस्कल ईयर में 18.01 लाख करोड़ रुपीस रहा, यानी कि 13.4% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल से, मतलब पिछले साल का जो मार्च महीना था उससे। विच इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद एचपी इंडिया लॉन्च्ड एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स? एचपी इंडिया के सहयोग से किस संस्था ने एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है आईआईसीए। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि आईआईसीए, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने एचपी इंडिया के साथ जो है एक साझेदारी की है और एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स आईआईसीए सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस यानी कि ईएसजी प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है। बैंक के एग्जाम में एक बार पूछा गया था ईएसजी की फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इस प्रोग्राम के तहत जो एचपी इंडिया है वो आईआईसीए के साथ मिलकर जो है 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी 75 कैंडिडेट्स को, और उनको ईएसजी की जो एडवांस एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इन विच कैटेगरी डिड आरईसी लिमिटेड विन द स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024? आरईसी लिमिटेड ने किस श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 जीता? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। आपको जाना चाहिए आरईसी लिमिटेड, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, एक एनबीएफसी भी है। इन्हें हाल ही में स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में। The award underscores REC's dedication to sustainable financing, paving the way for a greener future and accelerating the transition to renewable energy. केवल इतना आपको पढ़ना है ये। Which country's e-procurement system is the largest in the world? किस देश की ई खरीद प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो गवर्नमेंट ई मार्केट है यानी कि जीईएम पोर्टल, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, और पहले नंबर पर साउथ कोरिया का जो ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है KONEPS, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर का ZBIS है, तीसरे पर है जीएम पोर्टल हमारा भारत का। ठीक है, और टोटल सेल अगर हम देखें जीएम पोर्टल पर तो 4 लाख करोड़ रुपए की रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में। जीएम आपको बता दें अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार सिंह, PK सिंह। Which company has collaborated with Indian Oil Corporation Limited to manufacture cylindrical lithium ion cells in India? भारत में बेलनाकार लिथियम आयन बैटरीज के निर्माण के लिए किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पैनासोनिक एनर्जी। देखिए, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है जापान की पैनासोनिक एनर्जी के साथ, जिसके तहत सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर टूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, और जो पैनासोनिक एनर्जी है ये इनको मैन्युफैक्चर करती है। विच पोर्ट डिड पारादीप पोर्ट अथॉरिटी सरपास टू एमर्ज एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी किस बंदरगाह को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक माल ढोने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, दीनदयाल पोर्ट कांडला। देखिए, जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 145.38 MMT कार्गो इसने हैंडल किया है फिस्कल 2023-24 में, और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा जो है कार्गो हैंडल करने का दीनदयाल पोर्ट कांडला पर था, तो अब इसे सरपास कर दिया है और हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट बन गया है हमारे देश का। पारादीप पोर्ट की अगर हम बात करें, एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है ईस्ट कोस्ट में, भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा में आता है ये, महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में स्थित है। विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची फॉर इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट? भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल परियोजना के लिए किस कंपनी ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, HAL। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 6 sets of LM2500 gas turbines and GT auxiliaries spares tools ये सप्लाई किए जाएंगे इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और फिस्कल 26 से 29 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा, 1173.42 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी। Which of the following has signed a deal with Abu Dhabi Investment Authority and Kotak Alternate Investment Fund for rupees 2001 crore?
निम्नलिखित में से किसने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रेस्टीज ग्रुप। देखिए, प्रेस्टीज ग्रुप ने एक डील साइन की है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए की ये डील है। इसके तहत जो कंपनी है ये जो है प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी। लगभग 18,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जो है लगाए जाएंगे। विच एजेंसी टू बी सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू चेक इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस? अवैध ऋण देने वाले ऐप्स की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस एजेंसी की स्थापना की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। माफ कीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ये डी गलती से लिखा गया, सी है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, DIGITA। देखिए, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को सेटअप करने का सोच रही है, ताकि जो इलीगल लैंडिंग ऐप्स हैं इनको रोका जा सके। और ये एजेंसी जो है वेरीफाई करेगी इन डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस को। ठीक है, और जो भी वेरीफाइड सिग्नेचर जिन ऐप के पास नहीं रहेगा इस डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का, उनको अनऑथोराइज्ड ऐप डिक्लेयर किया जाएगा और फिर उसके बाद बैन कर दिया जाएगा। What is the name of the new introductory level online training program launched by ISRO? इसरो द्वारा शुरू किए गए नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। देखिए, इसरो ने एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग यानी कि स्टार्ट है, इसको शुरू किया है ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खासकर की पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। द स्टार्ट प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ इसरोज एफर्ट्स टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स बिकम प्रोफेशनल्स in the sphere of space science and technology as the space agency's space science exploration program continues to expand into new areas. Who has been appointed as the first ever female prime minister of the Democratic Republic of Congo? Democratic Republic of Congo की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है जूडिथ सुमिनवा। देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रेसिडेंट फेलिक्स शिशेकेडी, इन्होंने कंट्री की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है जूडिथ सुमिनवा। ठीक है, और ये किसे सक्सीड कर रही हैं? जीन माइकल सैमुअल कोंडेहू। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं, कैपिटल किनशासा है और करेंसी है कंगोलीज फ्रैंक। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेनदेन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 44%। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, तो अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 57% इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 44% इंक्रीज देखने के लिए मिला है अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं। मार्च 2024 की अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक मंथ की, तो ट्रांजैक्शंस में जो है वॉल्यूम वाइज 55% का राइज देखने के मिला और 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन रही। वहीं 40% जो है वैल्यू वाइज इंक्रीज देखने के मिला है, 19.78 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई हैं। पहली बार है जब यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने 100 बिलियन को क्रॉस किया है और लगभग 131 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। अच्छा, अगर हम 2023-24 की ही बात करें तो IMPS ट्रांजैक्शंस ये 64.93 ट्रिलियन रुपीस की रही हैं, यानी कि 70% अप देखने को मिला है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। Who won men's singles title at 2024 मियामी ओपन? 2024 मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ज़ैनिक सिनर। आपको जानना चाहिए 2024 मियामी ओपन ये एक टेनिस टूर्नामेंट रहा जो कि हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में खेला गया। इससे अगर हम विनर्स की बात करते हैं तो मैन सिंगल्स टाइटल इटली के ज़ैनिक सिनर ने जीता। इन्होंने बुल्गारिया के ग्राइगोर दिमित्रोव को हराया है। विमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की डैनियल कॉलिंस ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराया है। मेंस डबल्स टाइटल की बात करें तो भारत के जो रोहन बोपन्ना है और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एप्टन, इनकी जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑस्ट्रिन क्रेजिसेक को हराया है।
वहीं विमेंस डबल्स टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स की सोफिया केनिन और यूनाइटेड स्टेट्स की ही बेथनी मैटिक सेंट्स ने जीता। What does ISCORES stand for in the context of the Securities and Exchange Board of India? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के संदर्भ में स्कोर्स का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने स्कोर्स का एक नया वर्जन लॉन्च किया है ताकि जो इन्वेस्टर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसको और मजबूत बनाया जा सके। और इसके लिए इसने ऑटो रूटिंग ऑफ कंप्लेंट्स भी लॉन्च किया है। तो अगर हम स्कोर्स की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी मार्केट के साथ यानी कि सेबी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं वेब URL के जरिए या फिर ऐप के जरिए। जून 2011 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। अब जो ये स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया गया है, इसमें ऑटो रूटिंग ऑफ कंप्लेंट्स ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और मतलब जो भी कंप्लेंट जिस विभाग से संबंधित है, ठीक है, वहाँ पर अपने आप ऑटो रूट हो जाती है और 21 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर आपकी जो कंप्लेंट है, ठीक है, उसको रिड्रेस कर दिया जाता है। Who has recently taken charge as the chairman and managing director of Konkan Railway Corporation Limited? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा संतोष कुमार झा। देखिए, संतोष कुमार झा ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के। आपको बता दें, जो ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड जो है कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स बेलापुर नवी मुंबई में है। इसका जो रूट है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी कोंकण रेलवे ट्रैक के तहत, ये 20 मार्च 1993 को जो है चली थी उडुपी एंड मैंगलोर के बीच में। Who has recently assumed the position of president of Industry Chamber एसोचैम? हाल ही में उद्योग चैम्बर एसोचैम के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन भी है संजय नायर। देखिए, जो संजय नायर हैं ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एसोचैम के और अजय सिंह को रिप्लेस इन्होंने किया है। एसोचैम की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, न्यू दिल्ली बेस्ड, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। Who was sworn in for his third term as the president of Egypt? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन डी है अब्देल फताह अल सीसी। देखिए, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह अल सीसी, ये फिर से तीसरी बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इजिप्ट की बात करते हैं तो कैपिटल कायरो है, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। What is the theme for International Children's Book Day this year? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। देखिए, हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार थीम रहा क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। What is the name of the portal launched by NMDC for its former employees? NMDC द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है सम्मान। देखिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NMDC, इसने अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम है सम्मान। ठीक है, इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है जहाँ पर इनका हेड ऑफिस है NMDC का। किसके द्वारा? जो इनके चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं एडिशनल चार्ज अमिताभ मुखर्जी के द्वारा। साथ ही आपको जाना चाहिए, एक और न्यूज़ देख लेते हैं। अपूर्व चंद्र जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, इन्होंने माई CGHS ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मकसद है जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है एंड रिसोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए, ठीक है, तो उनको उनकी जो एक्सेस है वो जो है इन्हेंस हो सके। SJVN has partnered with which IIT to improve tunneling project performance using advanced geological models? SJVN ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन है IIT पटना।
देखिए SJVN लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ, ताकि एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स को यूज़ किया जा सके जो SJVN के टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का टाइम जो है रिड्यूस हो सके और कॉस्ट भी जो है कम लगे। वन ऑफ द की आउटकम्स ऑफ दिस पार्टनरशिप विल बी द डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम। दिस एल्गोरिदम leveraging integrated geotechnical data will forecast potential risk and provide early warning systems specifically tailored for tunneling projects। जो भी टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, टनल वगैरह बनती हैं, कोई रिस्क उसमें तो नहीं है, ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बता देगा, ठीक है। ये जो जियोलॉजिकल मॉडल तैयार किया जाएगा IIT पटना द्वारा, इसके द्वारा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ कैनबिस। कौन सा देश हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी है। देखिए हाल ही में जर्मनी लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन बना है जिसने कैनबिस के यूज़ को लीगलाइज कर दिया है। तो जो भी 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स हैं वो 25 ग्राम्स ड्राइड कैनबिस कैरी कर सकते हैं और अपने घर पर 3 मैरिजुआना प्लांट्स भी लगा सकते हैं। आपको बता दें सबसे पहले उरुग्वे जो देश है, साउथ अमेरिकन कंट्री, 2013 में ये पहली कंट्री बना था पूरे वर्ल्ड में जिसने कैनबिस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जो है लीगलाइज कर दिया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव सिंघल। देखिए जो टाटा इंटरनेशनल है, इन्होंने राजीव सिंघल को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और ये आनंद सेन को इस पोस्ट पर सक्सीड कर रहे हैं। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। हाउ मच मनी डिड द इंडियन गवर्नमेंट रेज बाय सेलिंग इट्स स्टेक्स इन स्टेट रन कंपनीज इन 2023-24? 2023-24 में भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कितना पैसा जुटाया? सही आंसर ऑप्शन सी है 16,500 करोड़ रुपए। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने 16,500 करोड़ रुपए जो है रेस किए हैं, यानी कि 1.98 बिलियन US डॉलर 2023-24 में। और जो स्टेट रन कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें 10 जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनमें अपने स्टेक्स को जो है बेचा है, ठीक है। पर जो इनका सरकार का टारगेट था वो 18,000 करोड़ रुपए था, ठीक है, तो जो है 9% कम इन्होंने रेस किए हैं। 2023-24 में गवर्नमेंट ने 63,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड्स भी रिसीव किए हैं। टारगेट था 50,000 करोड़ का और रिसीव कितना किया है? 63,000 करोड़। विच कंपनी साइंड $100 मिलियन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद एयरबस ग्रुप। किस कंपनी ने एयरबस समूह के साथ $100 मिलियन के आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स। देखिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लगभग $100 मिलियन का एयरबस एटलांटिक के साथ, जिसके तहत जो एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैमिली है इंक्लूडिंग A320 फैमिली प्लेन्स, इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेगा महिंद्रा और डिलीवर भी करेगा। Under the contract, the company will supply close to 2,300 varieties of metallic components to Airbus Atlantic in France from its manufacturing base in India. Which state emerged as the champions in both men's and women's categories at the 56th National Kho-Kho Championships? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बना? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। देखिए जो महाराष्ट्र है ये महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरीज में चैंपियन बनकर उभरा है। यदि हम 56वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात करते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये खेला गया। तो मेंस फाइनल में महाराष्ट्र ने रेलवेज को हराया है और वुमेन्स कैटेगरी में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराया है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी। देखिए अब इंडिया के पास जो है नए नंबर 1 जो है चेस प्लेयर हैं और इनका नाम है अर्जुन एरिगाइसी, ठीक है। ये टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर बन गए हैं हाल ही में जो 5 रैंकिंग्स हैं उसके हिसाब से, और इनकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है ये 2756 है और वर्ल्ड में ये 9th पोजीशन पर हैं
अगर हम भारत में बात करें तो पहले नंबर पर आ गए हैं, इनके बाद फिर विश्वनाथन आनंद हैं दूसरे नंबर पर। एक और न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। 24 बार की जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये अब जो है ओल्डेस्ट रैंक नंबर 1 होल्डर बन गए हैं और 419वां जो है हफ्ता राज अब ये नंबर 1 बने रहे और इस तरह से ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ये बन गए हैं। इन्होंने रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है और अब इनकी एज कितनी है, 36 साल 321 डे। Which country will chair the 69th session of the United Nations Commission on the Status of Women in 2025? 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सऊदी अरब। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से सऊदी अरब को 2025 में जो 69th सेशन होने वाला है इस कमीशन का, उसकी अध्यक्षता दी है। तो सऊदी एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस में अब्दुल अजीज़ अल वसील, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इसका एक फंक्शनल कमीशन है। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, यूएसए। हाउ मैनी हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट? मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6। देखिए, 6 हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं और इनके अगर हम नाम देखें तो ग्वालियर फोर्ट है, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ दामनार, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा और बुरहानपुर, गोल्ड खूनी भंडारा बुरहानपुर ये की है और गोल्ड मेमोरियल ऑफ रामनगर मांडला। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्पेशल प्लेसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्हें टैग दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा, और इनको फिर एक स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जाती है इनके जो है प्रिजर्वेशन के लिए। फिलहाल भारत में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और अगर हम रिसेंट बात करें तो 41st शांति निकेतन बना और 42nd बना था सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास इन कर्नाटका। The Income Tax Department has levied a penalty of rupees 564.44 crore on which bank? आयकर विभाग ने किस बैंक पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 564.44 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम टैगलाइन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। पंकज द्विवेदी हैज टेकन चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट विच बैंक? पंकज द्विवेदी ने किस बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए पंकज द्विवेदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एमडी एंड सीईओ ए मनी मेघालय हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। साथ ही आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक ने सुमंत रामपाल को ग्रुप हेड बनाया है अपने मॉर्गेज बिजनेस के लिए और अरविंद कपिल को ये जो है रिप्लेस कर रहे हैं इस पोस्ट पर। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अनीता सुधीर पाई और नीता मुखर्जी, इन्हें एडिशनल डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किया है इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने बोर्ड में। वहीं भारत फोर्ज, इन्होंने कहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने अमित कल्याणी को होल टाइम डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन एंड जॉइंट एमडी के तौर पर रीअपॉइंट किया है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू गोल्ड लोन प्रोडक्ट्स, गोल्ड पावर्ड कार्ड एंड ज्वेल लोन सुविधा? किस बैंक ने 2 नए गोल्ड ऋण उत्पाद, गोल्ड पावर्ड कार्ड और आभूषण ऋण सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए कि चेन्नई हेडक्वार्टर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 नए ज्वेल लोन प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च किए हैं। इनका नाम है आईओबी गोल्ड पावर्ड कार्ड और दूसरा है ज्वेल लोन सुविधा। सो आईओबी गोल्ड पावर कार्ड will provide instant access to a card linked directly to their jewel loan overdraft accounts.
Jewel loan सुविधा is described as an exclusive jewel loan product that has been developed to cater to the unique needs of housing loan borrowers not only from IOB but also from other banking institutions। यानी कि एक कार्ड तो आपका वो है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा है आपका जैसे होम लोन लेना है उससे संबंधित। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बस ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। दो MD एंड CEO आप सभी जानते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक है, अजय कुमार श्रीवास्तव। Which of the following has become India's first company with 10,000 megawatt renewable energy capacity? निम्नलिखित में से कौन 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में 2000 मेगावाट का जो है सोलर कैपेसिटी ऐड की है, क्योंकि इसने गुजरात में जो कावड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, इसको कमीशन कर दिया है। और इसी के साथ ही फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है प्राप्त कर ली है भारत में। अब जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसके टोटल जो कैपेसिटी है सोलर कैपेसिटी वो है 10,934 मेगावाट की, जो कि लार्जेस्ट है पूरे भारत में। आगे बढ़ने से पहले ये एक मिस्टर देवू हैं, इनका मैसेज है, ठीक है। तो इन्होंने जो है एग्ज़ाम अपने क्वालिफाई किए हैं और पिछले 3 साल से जो है लगातार जुड़े हुए भी रहे, मेहनत भी इन्होंने की है, ठीक है। तो ये इनका कमेंट था, मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो अपने सिलेक्शन के लिए। वेयर वॉज द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। देखिए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन दोनों ने मिलकर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा कोस्ट पर है। अग्नि P या अग्नि प्राइम ये एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस कैनिस्टर लॉन्च्ड रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डेवलप किया है DRDO के द्वारा, और ये अग्नि सीरीज की 6th मिसाइल है। When was the 125th anniversary of the Kodaikanal Solar Observatory observed? कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 अप्रैल 2024। देखिए, जो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये तमिलनाडु में है, और हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को इसकी 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। आपको बता दें, जो ये KSO यानी कि कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इनके पास लगभग 1.2 लाख डिजिटाइज सोलर इमेजेस हैं, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ अदर इमेजेस हैं सन की, जो कि हर डे ये रिकॉर्ड करते हैं। इसकी स्थापना, इस कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1 अप्रैल 1899 में की गई थी ब्रिटिश के द्वारा। What is the theme of the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action for the year 2024? वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार साल 2006 में ये मनाया गया था। आपको जाना चाहिए इस बार 2024 में इस डे का थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। What is the projected growth rate of the Indian economy for the fiscal year 2024-25 by the World Bank? विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 6.6%। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इस करंट फिस्कल ईयर में 2024-25 में 6.6% से ग्रो करेगी। लास्ट फिस्कल में 7.5% से ग्रो की थी, और ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है साउथ एशिया का ये 6% रहने वाला है 2024 में, ठीक है। अच्छा, जो ये 24-25 की पहले इन्होंने ग्रोथ बता दी 6.4%, ठीक है, अब बता दी है 7.5%। अब ये बगल में आप जो है चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल डेटा की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये 8.4% से ग्रो की है, जो 3rd क्वार्टर रहा है इस फिस्कल का, और फिस्कल 24 में 7.6% से जो है ये ग्रो कर रही है, ऐसा कहना है जो ऑफिशियल डेटा है। अब जो ये इस तरह की इमेज है ना साइड में लगाई हुई है ना, अलग अलग एजेंसीज द्वारा, ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। इस तरह की इमेजेस मैं शेयर करता रहता हूँ, जब एग्जाम आपका होता है तब आप जो है क्विकली इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं।
Which regulatory authority has mandated two-factor Aadhaar authentication for access to the Central Record Keeping Agency system? किस नियामक प्राधिकरण ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए टू फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, PFRDA। देखिए जो पेंशन रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने टू फैक्टर आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी कर दिया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। तो ये जो नया सिस्टम है ये 1 अप्रैल से चालू हो चुका है। आपको बता दें जो ये CRA है यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए। जो भी NPS सब्सक्राइबर्स जो हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल यही एजेंसी होती है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ठीक है, फिलहाल बता दें आपको 3 लाइसेंस्ड CRA है हमारे देश में। एक तो है केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है NSTL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तीसरी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। According to CARE ratings, what is the projected gross non-performing assets of the Indian banking system by the end of fiscal 25? CARE ratings के अनुसार फिस्कल 25 के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अनुमानित सकल गैर निष्पादित संपत्ति कितने प्रतिशत होगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.1%। देखिए जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के, ये 2.1% तक जो है हो जाएगा फिस्कल 25% तक। इम्प्रूव लिखा है ना, इस सेट टू इम्प्रूव यानी कि कम होगा, ठीक है, 2.1% तक जो है पहुंच जाएगा। हो सकता है अभी जो है 2.5 चल रहा है, 2.6 चल रहा हो, तो इम्प्रूव का मतलब होता है कि जो है सुधर जाएगा थोड़ा, है ना। ऐसा कहा है डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में। तो जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये 2.5 से 2.7% तक रहेगा फिस्कल 24 में, और इम्प्रूव हो जाएगा 2.1 से 2.4% तक, ठीक है, फिस्कल 25 के बीच में। विच IT सर्विसेज फर्म हैज पार्टनर विद गूगल क्लाउड टू स्केल जेमिनी टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस? जेमिनी को वैश्विक उद्यमों तक पहुंचाने के लिए किस IT सेवा फर्म ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, SCL टेक। देखिए जो IT सर्विसेज फर्म है SCL टेक्नोलॉजीज यानी कि SCL टेक, इसने गूगल क्लाउड के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपेंड किया है। और जो गूगल का प्रोडक्ट है जेमिनी, आप सभी जानते हैं AI प्रोडक्ट, ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोडक्ट है ये, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में, और लगभग 25,000 इंजीनियर्स को भी ट्रेन किया जाएगा इस मॉडल के तहत। जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनकी जो आवश्यकता है उनको जेमिनी का यूज़ करके पूरा किया जाएगा। Which company did Bharat Biotech enter into a pact with to strengthen the production and supply security of oral polio vaccines? भारत बायोटेक ने ओरल पोलियो टीकों के उत्पादन और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए भारत बायोटेक ने एक नीदरलैंड बेस्ड बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स BV जो कि सब्सिडरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ओरल पोलियो वैक्सीन्स OPV इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ये जो भी ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको प्रोक्योर करेगी ताकि ओरल पोलियो वैक्सीन्स जो है बनाई जा सके और इनको सप्लाई किया जा सके भारत में और ग्लोबली। Which country had the highest median 5G download speeds globally in the fourth quarter of calendar year 2023? कैलेंडर वर्ष की चौथी तिमाही में किस देश की औसत 5G डाउनलोड गति वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। देखिए अगर हम बात करते हैं 5G मीडियन डाउनलोड स्पीड्स की, तो भारत यहाँ पर 14th रैंक पर है, 301.86 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर 2023 में इसकी स्पीड रही है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये सेटल बेस्ड इंटरनेट स्पीड टेस्ट फर्म ओकला ने कहा है। अगर हम बात करते हैं जो सबसे तेज कौन सा रहा है, तो रिलायंस जियो यहाँ पर 68.8% 5G अवेलेबिलिटी रेट इसका रहा है। अगर हम अवेलेबल की बात करें, अवेलेबिलिटी की, रीच की, और इसके बाद फिर एयरटेल आता है 30.4% की अवेलेबिलिटी के साथ। यूनाइटेड अरब अमीरात की हाईएस्ट मीडियन 5G डाउनलोड स्पीड्स है ग्लोबली 654.6 मेगाबिट्स पर सेकंड की। उसके बाद फिर कतर आता है, फिर साउथ कोरिया आता है।
अच्छा, अगर हम ओकला के Q4 डेटा की बात करें तो जो जियो की जो लोअर लेटेंसी है, मतलब जो लेटेंसी है वो इसकी जियो की कम है, 77 मिली सेकेंड्स है। ठीक है, अगर हम 5G की बात करें, और एयरटेल की कितनी है, 92 मिली सेकेंड्स, है ना। तो ये जो गेमिंग सर्वर होते हैं ना, उसमें लैग हो जाता है कभी कभी, है ना, टाइम लैग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गेम लेटेंसी। मतलब जो लैग हो रहा है गेम खेलते हुए, ठीक है, तो उसकी जो है एक तरह का मेजर होता है गेम लेटेंसी। आपको बता दें भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड एक्सपोर्ट्स ऑफ काला नमक राइस अप टू एन एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ 1000 मेट्रिक टन्स, वेयर इज काला नमक राइस प्राइमरली ग्रोन। केंद्र सरकार ने 1000 मेट्रिक टन काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी। काला नमक चावल मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काला नमक राइस के एक्सपोर्ट्स को अलाउ कर दिया है, 1000 मेट्रिक टन तक का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू 6 स्पेसिफाइड कस्टम्स स्टेशंस। 6 ऐसे स्टेशन चुने गए हैं, उनके क्या नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बता दें अब तक जो काला नमक राइस है इसका एक्सपोर्ट जो है बैन है। ठीक है, फिलहाल जो पैरबॉइल्ड राइस है उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो भी 20% रेट ऑफ ड्यूटी तक, और जो बाकी अदर नॉन बासमती राइस हैं ये प्रोहिबिटेड है। काला नमक आपको बता दें एक प्रीमियम नॉन बासमती राइस वैरायटी है जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो ये काला नमक है ब्लैक हस्क होता है और स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेगरेंस होती है। ये लॉर्ड बुद्धा की तरफ से एक गिफ्ट है जो कि श्रावस्ती के लोगों को दिया गया था जब एनलाइटमेंट के बाद वो इस रीजन में विजिट किए, और जीआई टैग भी इसको प्राप्त है। यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है, बहरीच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर। What method will the Reserve Bank of India use for conducting auctions of government securities under the market borrowing program? बाजार उधार कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस पद्धति का उपयोग करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन करती है अंडर मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा उठाती है ना, अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है देकर, तो उसको मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड से जो है यूज़ करने वाली है। ठीक है, और 3 साल बाद जो है आरबीआई ने ये मेथडोलॉजी अपनी चेंज की है। जुलाई 2021 से आरबीआई जो है यूनिफॉर्म प्राइसिंग वाला मेथड यूज़ कर रही है, अब ये मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड यूज़ करेगी। ठीक है, देखिए, इन द मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम सक्सेसफुल बिड्स विल बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द कोटेड यील्ड और प्राइस फॉर द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय द बिडर। अंडर द यूनिफॉर्म प्राइसिंग मेथड बॉन्ड्स आर सोल्ड एट अ कट ऑफ लेवल। देखिए, इसका क्या मतलब है ना, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए तक के जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या बॉन्ड्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, है ना, तो उस पर एक यील्ड भी होती है। यील्ड समझ रहे हैं आपकी, मान लीजिए हम बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम बाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको पैसा दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सरकार को 1000 रुपये दिए, है ना, और उस पर यील्ड कितना है, मान लीजिए 5% का यील्ड है, तो 1000 का 5% कितना हुआ, 50 रुपये, तो हमको 50 रुपये जो है पर एनम मिलेंगे, है ना, उस पर जो हमने पैसा दिया। भाई कुछ तो हमें पैसा मिलेगा ना जब हम सरकार को उधार दे रहे हैं, उसको बोलते हैं यील्ड। ठीक है, तो अब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए जो है सरकार उठाना चाहती है मार्केट से। ठीक है, तो अब जो ये मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम है जो आरबीआई जो है चालू कर रही है, तो उसके तहत क्या होगा, 1000 करोड़ रुपए के लिए बिड लगेगी, तो किसी ने जो है 100 करोड़ रुपए जो है कोई दे रहा है और उसके लिए वो 10% की यील्ड कह रहा है, कोई 50 करोड़ रुपए जो है दे रहा है और उसके लिए यील्ड कह रहा है 5%। ठीक है, तो अलग अलग यील्ड रहेगी और अलग अलग पैसा जो है देंगे। लेकिन जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग होता था ना, उसमें क्या होता थी, एक जो है एक कट ऑफ लेवल होता था कि यील्ड जो है फिक्स रहेगी। मान लीजिए कि 10% फिक्स हो गई है, ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहे 10 करोड़ दो, चाहे 50 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यील्ड कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग और जो है मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन सिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे। हु टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 अमंग इंडियंस। फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में भारतीयों में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मुकेश अंबानी। देखिए, भारत ने जो है ना इस साल
25 न्यू बिलियनियर्स ऐड किए। मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कितने ऐड किए यानी न्यू जो रहे हैं, जिन्होंने पहली बार इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है वो 25 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स भारत में कितने हो गए हैं? 200। लास्ट ईयर कितने थे? 169। तो 169 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो 200 नहीं होते ना। तो वैसे तो 31 ऐड किए हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं ना जो पहले बिलियनियर रहे थे लेकिन फिर उसके बाद वैल्यू उनकी घट गई तो बाहर हो गए लिस्ट में, है ना, फिर दोबारा आ गए, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। तो 25 तो न्यू रहे हैं, बाकी 6 जो हैं वैसे रहे होंगे जो आते जाते रहते हैं इस लिस्ट में। तो ऐसा कहा है फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 ने। जो कंबाइंड वेल्थ है इन इंडियंस की, जो टोटल बिलियनियर्स हैं, ये 954 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि लास्ट ईयर 675 बिलियन यूएस डॉलर से 41% हायर है। अगर हम इंडियन से बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सीएमडी है मुकेश अंबानी, ये बिलियनर्स की लिस्ट पर टॉप पर हैं भारत में। नेटवर्थ 116 बिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद गौतम अडानी है 84 बिलियन यूएस डॉलर पर, फिर शिव नादर है, फिर सावित्री जिंदल एंड फैमिली है, फिर दिलीप सांघवी है। मुकेश अंबानी इकलौते इंडियन है जो कि टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, 90 रैंक पर है ये। फिलहाल जो है देर आर मोर बिलियनियर्स देन एवर, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं अभी देखने के लिए मिल रहे हैं 2781 इन ऑल, ठीक है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 141 ज़्यादा। 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो उसके कंपेयर में तो 26 ज़्यादा है 2021 के आंकड़ों से। और टोटल वैल्यू कितनी है? 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन सभी की, ठीक है। और भारत में जो है 200 बिलियनियर्स हैं। भारत तीसरे नंबर पर है बिलियनर्स के मामले में। यूएस में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं 813, उसके बाद फिर चाइना में है 473 बिलियन। तो भारत ने, जैसा मैंने आपको अब बता रहा हूँ कि 31 बिलियनियर्स जो हैं ऐड किए हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल, ठीक है, और 200 पर ये पहुंच गया है। पहले नंबर पर ग्लोबली कौन है? बर्नार्ड आर्नोल्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर एलन मस्क हैं, फिर जेफ बेजोस हैं। फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी इस लिस्ट में है फिर जेफ बेजोस के बाद। Where was the India's first homegrown anti-cancer CAR-T cell therapy next CAR-19 launched by the President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 कहाँ लॉन्च की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन एंटी कैंसर CAR-T सेल थेरेपी, जिसका नाम नेक्स्ट CAR-19 है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT बॉम्बे में लॉन्च किया है। आपको बता दें नेक्स्ट CAR-19 CAR-T थेरेपी डेवलप की गई है प्रोफेसर राहुल पुरवर के द्वारा। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग में है IIT बॉम्बे में, ठीक है। और एक स्टार्टअप है इम्यूनो ACTs के साथ मिलकर इन्होंने जो है इसको तैयार किया है। आपको बता दें जो ये नेक्स्ट CAR-19 है, ये इसका जो प्राइस है लगभग जो ग्लोबली जो प्राइस होता है इस तरह की थेरेपी का, उसका 1/10 है, ठीक है। तो इतना कम है इसका प्राइस। When does the International Day of Sport for Development and Peace take place annually? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 6। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दें इसी दिन 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो मॉडर्न एरा में खेले गए एथेंस ग्रीस में, ठीक है, तो उसको कमेमोरेट किया जाता है इस दिन। 2024 में इसका थीम रहेगा डे का स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये अप्रैल 5 को हर साल मनाया जाता है और 2024 में इसका थीम है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। What is the name of the exercise being conducted by the Indian Air Force from April 1st to 10 in 2024? 2024 में 1 से 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है गगन शक्ति। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स की एक 10 डे वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है जिसका नाम है गगन शक्ति 2024, 1 अप्रैल 2024 को, और ये 10 अप्रैल 2024 तक जो है चलने वाली है। और कई लोकेशंस पर इसको जो है किया जा रहा है, इवन जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है,
लास्ट टाइम ये 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस एक्सरसाइज के तहत ही इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट हाल ही में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो कि नदर्न सेक्टर कश्मीर वैली में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये उतरे। लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया गया है यहाँ कश्मीर वैली में। आप देख भी रहे होंगे जो इधर नदर्न स्टेट में रहते हैं, खास करके इधर दिल्ली के आसपास, देहरादून, ठीक है, या फिर राजस्थान साइड में 3-4 दिन से जो है काफ़ी आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे बादल बोल रहे हैं, पर वो बादल नहीं थे, ठीक है, इन एयरक्राफ्ट्स की ही आवाज़ आ रही थी, वो रॉकेट वगैरह की, ठीक है, तो वो इस गगन शक्ति के कारण ही आ रही थी। Which Indian athlete won the bronze medal at the IWF World Cup 2024 in Thailand? थाईलैंड में IWF विश्व कप 2024 में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, विद्या रानी देवी। देखिए, इंडियन एथलीट विद्या रानी देवी जो कि मणिपुर से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है IWF वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि फुकेट थाईलैंड में खेला गया। ये 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टोटल लिफ्ट रहा इनका 196 केजी, जिसमें 83 केजी स्नैच और 113 केजी क्लीन एंड जर्क रहा, और तीसरे नंबर पर ये रही हैं। गोल्ड मेडल जीता गया कैंग ह्योन क्योंग के द्वारा, जो कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हैं। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। Where was the 19th annual meeting of the secretaries of the security councils of the Shanghai Cooperation Organization member states held? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, कजाकिस्तान। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इन्होंने एक दल का नेतृत्व किया है जो कि 19th मीटिंग हाल ही में हुई है सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO में जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, उनकी एक मीटिंग हुई है, वहाँ पर अजीत डोवाल ने भारत का जो है नेतृत्व किया है, अस्ताना कजाकिस्तान में। SCO के अगर हम इतिहास की बात करें तो चाइना और रशिया द्वारा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले संघाई 5 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान के द्वारा। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसे जो है ज्वाइन कर लिया और इस तरह से SCO की स्थापना हुई। जून 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया, इस तरह से फिर 8 मेंबर हो गए, और जुलाई 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना। SCO को जो गवर्न किया जाता है वो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एक साल में एक बार मिलती है बॉडी, मतलब मीटिंग करती है। और एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS जिसे बोलते हैं, ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि RATS किससे संबंधित है। SCO का हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो SCO की हैं वो चाइनीज एंड रशियन है। यूनिवर्सिटी वॉज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हाल ही में कंक्लूड हुआ है 2 अप्रैल को। ये एक बाई एनुअल इवेंट है और हाइब्रिड फॉर्मेट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि इंडिविजुअली भी और फिजिकली भी। अध्यक्षता जनरल मनोज पांडे ने की, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो वर्चुअल सेशन रहा उसकी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी दौरान इंडियन आर्मी UN जनरल 2024 भी रिलीज किया है और इसका थीम रहा रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरी कुमार है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। Who has been roped in by the Election Commission of India to urge the youth to vote? युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आयुष्मान खुराना। देखिए, एक्टर आयुष्मान खुराना को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक तरह से आप ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं कि जो यंगस्टर्स को जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन है इसमें वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा पोल्स 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और वोट्स काउंटिंग 4 जून को होगी। साथ ही आपको जाना चाहिए बिस्लेरी इंटरनेशनल्स, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है 5 IPL टीम्स के साथ और ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर इनकी बन गई है। ये 5 टीमें दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। Who has been appointed as a member of the Economic Advisory Panel by the World Bank Group? विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, राकेश मोहन। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को मेंबर नियुक्त किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में। और ये जो वर्ल्ड बैंक का पैनल है इसकी अध्यक्षता लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे।
वहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल इसकी सह अध्यक्षता करेंगे इस पैनल की। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on the हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला? आरबीआई द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला पर। 28.30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर पर। 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है तिरुपत्तूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। 25,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है तिरुमंगलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। और 61,60,000 की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ब्रसियन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर। मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव साइंड एमओयू टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस? मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस लघु वित्त बैंक ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जो मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सूर्योदय बैंक के जो कमर्शियल व्हीकल लोन कस्टमर्स हैं उनको ऑफर किए जा सके। तो आप जो एक सूर्योदय बैंक है इसकी प्रेजेंस काफ़ी है अर्बन और रूरल एरियाज़ में, ठीक है, तो पहुंच ज़्यादा है लोगों तक, तो उसी का फ़ायदा यहाँ पर मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है, हेडक्वार्टर्स नई मुंबई में है, टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स IFSC इंश्योरेंस ऑफिस IIOT इंश्योरेंस ब्रांच इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर? किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना IFSC बीमा कार्यालय IIO पुनर्बीमा शाखा लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है अलायंस पार्टनर्स। देखिए, फ्रांस बेस्ड अलायंस पार्टनर्स इन्होंने IFSC इंश्योरेंस ऑफिस जो है लॉन्च किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, और इस तरह से फर्स्ट फॉरेन री इंश्योरर बन गई है जिसने अपना ऑफिस IFSC में खोला है। जो ये IIO है यानी कि IFSC इंश्योरेंस ऑफिस, ये एक री इंश्योरेंस ब्रांच है। इसकी जो AWP PNC है, ठीक है, एक ग्रुप एंटिटी है अलायंस पार्टनर्स की, हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है। The Competition Commission of India approved Axis Bank's additional 6% stake buy in which private life insurer? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस निजी जीवन बीमाकर्ता में एक्सिस बैंक को अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी? सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक्सिस बैंक एडिशनल 6% स्टेक बाय करने वाला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है, और वैल्यू कितनी रहेगी? 1612 करोड़ रुपए। फरवरी इस साल की फरवरी में IRDAI के द्वारा इसको नोट दे दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। अब इस एडिशनल 6% इक्विजिशन के बाद जो एक्सिस बैंक करने वाला है, जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टेक है मैक्स लाइफ में, वो 87% से घटकर 81% हो जाएंगे। आपको जाना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो एक्वायर करेगा इंडो एज इंडिया फंड, ठीक है, तो इसको ही मंजूरी दे दी है। विच बैंक लॉन्च डिजिटल $US फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स एट गिफ्ट सिटी गुजरात? किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक ने डिजिटल $US फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। लॉन्च कहाँ किया गया? IFSC बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो इसी के साथ एक्सिस बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है जो डिजिटल $US फिक्स्ड डिपॉजिट जो है ऑफर कर रहा है गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो अब जो भी NRI क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो अगर $US में फिक्स्ड डिपॉजिट अपना करना चाहते हैं गिफ्ट सिटी में कर सकते हैं, ठीक है, ओपन बाय एक्सिस बैंक के द्वारा, जो कि एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है एक्सिस बैंक की। Which state did Uttar Pradesh surpass to become the number 1 state in terms of GI tagged products? GI टैग प्रोडक्ट्स या उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर नंबर 1 राज्य बन गया? सही आंसर ऑप्शन सही है तमिलनाडु।
देखिए हाल ही में 15 प्रोडक्ट्स को, उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश इस मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अब इसके पास 69 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश टॉप पर है और तमिलनाडु के अब केवल 58 है। अच्छा, अगर हम बात करें किसी एक रीजन से सबसे ज़्यादा जीआई टैग तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लगभग 30 सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि हाईएस्ट है किसी सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया से जीआई टैग्स के लिए। आप जानते ही हैं कि जीआई सर्टिफिकेशन सिग्निफाइज दैट दी प्रोडक्ट्स आर यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर, सोसाइटी और क्राफ्ट। न्यू जीआई टैग की अगर हम बात करें जो यूपी को दिए गए हैं, बनारसी ठंडाई है, बनारस तबला है, बनारस शहनाई है, बनारस लाल भरवा मिर्च है, चिराईगांव करौंडा और बनारस लाल पेड़ा, बनारस मुरल पेंटिंग, जौनपुर इमरती, मथुरा सांजी क्राफ्ट, बुंदेलखंड कथिया गेहूँ या वीट, पीलीभीत बांसुरी और संभल बोन क्राफ्ट, चित्रकूट वुडन क्राफ्ट एंड टॉयज, मूंज क्राफ्ट एंड रामपुर पैचवर्क, ठीक है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया गया है। What is the theme for World Health Day on April 7, 2024? 7 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माई हेल्थ माई राइट। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके कई बार पूछा ही जाता है। कुछ इस तरह के डेज होते हैं जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर करता है। 7 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, तो अपना फाउंडेशन डे इस दिन मनाता है। 2024 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है माई हेल्थ माई राइट। आपको जानना चाहिए WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on IDFC First Bank Limited? RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1 करोड़ रुपीस। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर। क्यों लगाई है, कारण भी जान लीजिए। क्योंकि RBI के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस है, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर इंस्ट्रक्शंस संबंधित जो प्रोविजंस है उनका अनुपालन इसने नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 49,70,000 की LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर। इसका रीज़न भी जान लीजिए। जो प्रोविजंस हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2024, इनका अनुपालन इसने नहीं किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन April 4, 2024? 4 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, नेटो। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नेटो भी कहते हैं, इसने अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 4 अप्रैल को। नेटो एक वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंस है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 कंट्रीज द्वारा की गई थी। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। फिलहाल इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं। आपको बता दें इन्होंने वाशिंगटन ट्रीटी साइन किया था, ठीक है, तो वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना की गई। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है उसका एक आर्टिकल 51 है जिसमें लिखा गया है जो इनहेरेंट राइट्स है, कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ठीक है, उसका ये राइट है, ठीक है, कि वो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली डिफेंस कर सकता है अपने आप को। तो ये जो आर्टिकल 51 है इसी से पावर मिलती है इस नेटो को। तो इससे संबंधित है आर्टिकल 5। अब ये जो वाशिंगटन ट्रीटी है इसमें ये आर्टिकल 5 है और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, यदि किसी नेटो सदस्य के ऊपर आक्रमण होता है, हमला होता है, तो सभी जो भी नेटो सदस्य हैं वो उसका मिलकर सामना करेंगे, ठीक है। केवल एक ही बार ये आर्टिकल अभी तक इन्वोक हुआ है, एक ही बार इन्होंने लागू किया है, सितंबर 11, 2001 में जब अटैक हुआ था US पर। उसके बाद फिर नेटो ने मिलकर अपनी फोर्सेज अफगानिस्तान में भेजी थी। लगभग 20 साल के लिए अफगानिस्तान में फोर्सेज रही। अच्छा, ये जो 12 ओरिजिनल मेंबर्स हमने यहाँ पर देखें, इनके अलावा कौन कौन से मेंबर्स हैं देख लेते हैं। ग्रीस एंड टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड और लेटेस्ट मेंबर है स्वीडन।
अगर हम ब्रीफ में बात करें तो नेटो के 3 पॉइंट्स, हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है, सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच है। तो इंग्लिश आप ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रखा करें, जो मेन संगठन है पूछ लेते हैं इनकी। इन विच स्टेट हैज़ द DRDO commenced a project to construct a small test center for India's weapon systems? DRDO ने किस राज्य में भारत की हथियार प्रणाली के लिए एक लघु परीक्षण केंद्र बनाने की परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। देखिए जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि DRDO, इन्होंने जोनपुट विलेज वेस्ट बंगाल में एक स्मॉल सेंटर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, ठीक है, इंडिया के वेपन सिस्टम्स के लिए। तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, मतलब बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है ये जोनपुट, जैसे कि उड़ीसा का चांदीपुर है, ठीक है, जो कि अपने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लिए जाना जाता है। तो ताकि उसका बर्डन थोड़ा कम हो सके, इसलिए ये जो जोनपुट विलेज वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर भी एक स्मॉल सेंटर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है DRDO के द्वारा। Who has become the first woman to represent India as a jury member at the 2024 Summer Olympics 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, बिल्किस मीर। देखिए बिल्किस मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं इंडिया से, जो कि इस बार जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, उसमें जूरी मेंबर के रूप में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। केवल 2 ही जूरी मेंबर हैं एशिया से जिन्हें पिक किया गया है, एक तो यही है बिल्किस मीर और दूसरी जापान से हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्किस मीर आपको बता दें ये फॉर्मर कैनिस्ट्री हैं, मतलब वो जो सिंगल ब्लेड वाली नाव होती है ना, पतली सी नैरो, उसको बोलते हैं कैनोइंग। Which bank has partnered with PayMart India Private Limited to introduce a virtual ATM VATM facility? वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने PayMart India Private Limited के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, J&K बैंक। देखिए J&K बैंक ने अनाउंस किया कि हमने PayMart India Private Limited के साथ पार्टनरशिप की है ताकि हम वर्चुअल ATM फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकें। द पार्टनरशिप एम्स टू इंट्रोड्यूस कार्डलेस कैश विड्रॉल फॉर द बैंक्स कस्टमर्स थ्रू देयर नेबरहुड मर्चेंट्स। MD and CEO J&K बैंक के बलदेव प्रकाश हैं। Which Indian naval ship was recently awarded on the spot unit citation for successful conduct of anti-piracy operations? हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, INS शारदा। देखिए जो एडमिरल R हरि कुमार है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इन्होंने हाल ही में सदर्न नेवल कमांड जो कि कोची में है यहाँ पर विजिट किए और INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन इन्होंने प्रदान किया, क्योंकि ये जो INS शारदा इसने हाल ही में एंटी पायरेसी ऑपरेशन कंडक्ट किया था सक्सेसफुली। तो हाल ही में जो है 19 क्रू मेंबर्स, जिसमें 11 ईरान के थे, 8 पाकिस्तान के थे, और वेसल का नाम था, ईरानियन फिशिंग वेसल थी ये, ओमारिस का नाम था। तो इसे जो है हॉस्टेज बना दिया था पायरेट्स ने सोमालिया के पास, तो इसको छुड़वाया था इन्होंने, जो INS शारदा में हमारे जो जाबाज रहे उन्होंने। वेयर वॉज द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड? सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखिए 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम सागर कवच है, ये हाल ही में जितने भी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर लक्षद्वीप आइलैंड्स में कंडक्ट किया गया। मार्च में मैंने देखा था कि इस तरह की एक सागर कवच नाम की एक्सरसाइज की गई थी केरल राज्य में, ठीक है। Which fintech platform has entered into a 2-year memorandum of understanding with the Singapore Tourism Board? किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, फोन पे। देखिए फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड STB, इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके तहत आप सभी जानते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच जो UPI लिंकेज हुआ है, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं वो UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो अब जो फ़ोनपे और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड है, तो जो भी सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के तहत जिस तरह की चाहे ट्रैवल एजेंसीज़ हों या फिर बस बुकिंग हो, ठीक है, इन सब में जो है फ़ोनपे से अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं, मतलब UPI के थ्रू कर सकते हैं फ़ोनपे को यूज़ करके। जो भी टूरिज्म हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर कोई टिकट लेना हो या और कुछ करना हो तो आपको जो है फ़ोनपे से पे कर सकते हैं।
Who has been appointed as the chairperson of the internal departmental committee dealing with the protection of forest in Delhi? दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है जस्टिस नाजमी वजीरी। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्मर जस्टिस नाजमी वजीरी को चेयरपर्सन नियुक्त किया है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, जो सिटी ऑफिशियल्स है ना दिल्ली में, तो उनकी जो इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी है जिसको ये दायित्व दिया गया है कि दिल्ली में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, तो उनकी कमेटी का हेड बनाया गया है नाजमी वजीरी को। इन्हीं क्यों आपको बता दें, इन्हें ग्रीन जज ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। तो अपने कार्यकाल के समय इन्होंने जो है जो लिटिगेंट्स हैं उनको, मतलब अगर टोटल लिटिगेंट्स मिलाकर देखें तो 3.7 लाख ट्रीज अलग अलग केसेस में कहा था प्लांट करने के लिए, ठीक है, इसलिए इन्हें ग्रीन जज भी बोलते हैं। Which company won award for creating social development and impact at the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स 2024? 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में किस कंपनी ने सामाजिक विकास और प्रभाव निर्माण के लिए पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है SJVN। देखिए SJVN लिमिटेड ने 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स 2024 में, जिसे इंस्टीट्यूट किया गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर 2 अवार्ड्स कौन से हैं? एक तो है अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, दूसरा है CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। SJVN के चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर गीता कपूर हैं। अच्छा, एक और अवार्ड देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मीना चंदा, ठीक है, इन्हें इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 दिया गया है, जो एजुकेशन एंड सोशल सर्विस के फील्ड में जो इन्होंने कार्य किया है उसके लिए। How many Indians were recognized as young global leaders by the World Economic Forum for 2024? विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए कितने भारतीयों को युवा वैश्विक लीडर्स के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 4। देखिए शाश्वत गोयनका, अद्वैत नायर, अर्जुन भारतीय, प्रिया अग्रवाल हेबर, ये वो 4 इंडियंस हैं जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की जो लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स है 2024 की, उसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लिस्ट आती है यंग ग्लोबल लीडर्स, तो उसमें शामिल किया गया इन 4 भारतीयों को। टोटल 90 लोगों को पूरे वर्ल्ड से इसमें शामिल किया गया है जिनकी एज 40 ईयर्स से कम है, ठीक है। और आपको बता दें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सबसे पहले इस लिस्ट की शुरुआत 2004 में हुई थी। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, आर्ट्स, एकेडमिया। What is the name of the district in Gujarat where the 5200-year-old हड़प्पन settlement was recently discovered? गुजरात के उस जिले का नाम क्या है जहां हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती खोज की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है कच्छ। देखिए हाल ही में आर्कोलॉजिस्ट ने, जो कि केरल यूनिवर्सिटी के हैं, इन्होंने 5200 साल पुरानी हड़प्पन सेटलमेंट को अनर्थ किया है पड़ता बेट में, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है जूना खाटिया से, जो कि एक हड़प्पन साइट रह चुकी है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो यहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं इन्होंने स्केलेटन, पॉटरी आर्टिफैक्ट, एनिमल बोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स, ठीक है, और भी टेराकोटा, स्पिंडल वोल्स, कॉपर, लिथिक टूल्स, ये सब इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज ने हाल ही में कॉइन होर्ड को जो है अनर्थ किया है, मतलब कई सारे कॉइन्स मिले हैं घड़े टाइप में फानीगिरी में, जो कि सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है हैदराबाद के पास। और आपको बता दें इसमें एलिफेंट सिंबल भी है आगे की साइड में, उज्जैन सिंबल है पीछे की साइड में, और बताया जा रहा है कि इक्ष्वाकु पीरियड से ये संबंधित हैं कॉइन्स। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द ऑप्टीट्रोप प्लेटफॉर्म? किस संस्थान ने ऑप्टीट्रोप प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म्स, सी कैंप। देखिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म, सी कैंप, ये बेंगलुरु में है। इसने हाल ही में एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसके चलते जो सिंगल सेल्स की स्टडी करना है वो काफ़ी ईजियर हो गया है और चीपर हो गया है। इसे बोला गया है प्लेटफॉर्म को ऑप्टी ड्रॉप, ठीक है, और डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हेल्थ में इसकी एप्लीकेशंस हैं सिंगल सेल स्टडी की। अच्छा, एक टर्म आती है फ्लो साइटोमेट्री। इसका मतलब होता है कि इस तरह का एक टेस्ट जिसके तहत हम सेल्स या फिर पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो ये फ्लो साइटोमेट्री है, इसमें जो सेल्स हैं या फिर पार्टिकल्स हैं ये फ्लूइड में सस्पेंडेड रहते हैं, फिर उनको मशीन में इंजेक्ट किया जाता है जिसके जरिए उन सेल्स को फिर एनालाइज किया जाता है।
आपको बता दें फिलहाल जो ये साइटोमीटर्स होते हैं जो कि इस तरह की स्टडी करते हैं, ये लगभग 40 लाख रुपए तक कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ऑप्टीट्रॉप सेटअप किया जा रहा है तो लगभग 10 लाख रुपए इसमें लगेंगे। What is the repo rate as decided by the Monetary Policy Committee of the RBI which met from April 3rd to 5th? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 अप्रैल तक हुई बैठक के अनुसार रेपो दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 3 से 5 अप्रैल के बीच उन्होंने अपनी जो है एक बैठक की है, उसमें डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है, जो मेन पॉलिसी रेट जिसे हम कहते हैं, ये 6.5% ही रहेगा। ठीक है, अनचेंज रखा है। और साथ ही अपना ये पॉलिसी स्टैंस बनाया कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? विड्रॉल बाद में समझेंगे, पहले अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पैसा डालना चाहता है, ठीक है, मनी फ्लो करना चाहता है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो लोन जो लोग हैं लोन भी ले सकेंगे, है ना, लोगों के पास पैसा होगा बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है अकोमोडेशन। लेकिन आरबीआई ने क्या है कि हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि जो अकोमोडेशन की पॉलिसी है उसके फेवर में नहीं है। ठीक है, हमारा जो स्टैंस है विड्रॉल का वही रहेगा। ठीक है, हम पॉलिसी जो रेट है वो कट करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों ही डिसीजन हैं ये मेजोरिटी में लिए गए हैं 5-1 से। एक जो है मतलब एक विपक्ष में रहा, बाकी 5 जो है पक्ष में रहे। 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इसको हेड करते हैं आरबीआई गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं। ये 7वीं बार है जब इन रेट्स को जो है इतना ही रखा गया है, मतलब जो रेट है 6.5% ही रखा गया है। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये दायित्व है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है इसको 7% या फिर +-2% रखना है, यानी कि 4 + 2 6 भी हो सकती है, 4 - 2 2%। ठीक है, इसके बीच के बैंड में रखना है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% पर रखी है फिस्कल 25 पर, जबकि जो एनएसओ है, ठीक है, उसने जो उसकी जो फोरकास्ट आई फिस्कल 24 के लिए वो 7.6% थी। ठीक है, और ये है फिस्कल 25 के लिए 7% आरबीआई द्वारा जो रखी गई है। 7.1% इसने फिस्कल 25 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए बताया है, क्वार्टर 2 के लिए 6.9%, क्वार्टर 3 के लिए 7% और क्वार्टर 4 के लिए माफ़ कीजिएगा 7% ही क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए बताया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये अनचेंज रहा है 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% पर रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन 2024-25 से 4.5% बताई गई है। फर्स्ट क्वार्टर में 4.9%, सेकंड क्वार्टर में 3.8%, थर्ड क्वार्टर में 4.6% और 4.5% रहेगी फोर्थ क्वार्टर में। नेट इन्फ्लोज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये $41.6 बिलियन रहा 2023-24 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट एफपीआई इन्फ्लो है अब तक का 2014-15 के बाद। और भारत जो है लार्जेस्ट रिसिपेंट है रेमिटेंसेस का पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 5 से 7 जून 2024 के बीच होगी। ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।